नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में कोरोना को मात देने का सिलसिला जारी है। रायपुर एम्स के कोरोना वायरस वॉरियर्स का ही कमाल है कि अब तक यहां से 22 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। ICMR की गाइडलाइंस के आधार पर ही सही प्लानिंग, मैनेजमेंट और आपसी तालमेल से ही एम्स रायपुर ने यह मुकाम हासिल किया है, जिसकी चर्चा अब न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे सार्क देशों में हो रही है। ऐसे में सवाल है, आखिर एम्स रायपुर के पास ऐसी कौन सी संजीवनी है जिसकी सराहना न केवल देश बल्कि बाकी देश भी कर रहे हैं। चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश में रोजाना नए मरीज सामने आ रहे हैं। मौत का आंकड़ा लोगों में दहशत पैदा कर रहा है। महाराष्ट्र, दिल्ली और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य में तमाम कोशिशों के बावजूद कोरोना कहर ढा रहा है। ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ की बात करें तो कटघोरा के अलावा कहीं से नए मरीज फिलहाल सामने नहीं आ रहे हैं। इससे बड़ी राहत यह है कि प्रदेश में अब तक कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में छत्तीसगढ़ बाकी राज्यों से आगे है, तो इसमें राज्य सरकार के कड़े फैसलों के साथ ही रायपुर एम्स के कोरोना वॉरियर्स का भी कमाल है। पूरा एम्स प्रबंधन कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए देवदूत साबित हो रहे हैं। इनकी मेहनत और प्रयासों का ही नतीजा है कि छत्तीसगढ़ में अब तक 24 मरीज ठीक हुए हैं, जिनमें से 22 मरीज एम्स रायपुर से ठीक होकर घर गए हैं। अकॉर्डिंगली टू ICMR गाइडलाइंस, सो ये ट्रीटमेंट अभी हमारा डायरेक्टर सर जैसे बोला है, इसका ट्रीटमेंट कुछ नहीं, वैक्सीन कुछ नहीं, स्टिल देम वी आर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करा है। जिसको बुखार है पैरासीटामोल, किसको अजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक देते हैं और प्रोफाइलैक्टिक हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देते हैं। सो अकॉर्डिंगली ICMR गाइडलाइन विल फॉलोइंग दैट। देश में कोरोना वायरस का पहला केस सामने आने के बाद ही रायपुर एम्स ने कोरोना वायरस मरीजों के लिए एक स्पेशल आइसोलेशन वार्ड बना दिया। यहाँ के डॉक्टर और नर्स लगातार बिना ब्रेक के काम कर रहे हैं। अब तक कोरोना वायरस के लिए कोई भी स्पेसिफिक मेडिसिन उपलब्ध नहीं है, लिहाजा ICMR और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों और प्रोटोकॉल का पालन कड़ाई से एम्स रायपुर में किया जा रहा है। एम्स रायपुर के नाम उस वक्त एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई जब कोविड-19 को लेकर एम्स रायपुर ने अपना अनुभव सार्क देशों के डॉक्टरों के साथ साझा किया। इस अवसर पर सार्क देशों के चिकित्सकों को कोविड-19 के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए तकनीकी और मेडिकल जानकारियां प्रदान की गई। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पाकिस्तान को छोड़कर बाकी सभी सार्क देशों के 148 डॉक्टरों ने एम्स रायपुर के डॉक्टरों के साथ संवाद किया। 20 तारीख तक आधे घंटे की वेबिनार सार्क कंट्रीज़ के साथ में करेंगे, जिससे कि जो हमारी सफलता जो हमने पाई है इसमें मरीजों के इलाज में, उनको और सार्क कंट्रीज़ के साथ में शेयर कर सकें। एम्स प्रबंधन ने अलग अलग विभागों के वरिष्ठ चिकित्सकों को मिलाकर एक टीम बनाई है जो भविष्य में आने वाले कोरोना वायरस के किसी भी संदिग्ध रोगी का इलाज करेगी। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि कोरोना के खिलाफ जंग में छत्तीसगढ़ बाकी राज्यों से आगे है, तो रायपुर एम्स की इसमें अहम भूमिका है, जो इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार को लगातार हौसला दे रहा है। एम्स रायपुर का कोरोना वायरस की लड़ाई में जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किया है। इनका मानना है कि जितने ज़्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर होंगे इस एपिडेमिक, इस पेंडेमिक के खिलाफ लोग उतने ज़्यादा अवेयर होंगे और कहीं ना कहीं इसकी रोकथाम, इसके संक्रमण को फैलने से और ज़्यादा से ज़्यादा रोका जाएगा। हाँ, कैमरामैन लखन शर्मा के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। तो एम्स के पास ऐसी कौन सी संजीवनी है? इस एम्स की संजीवनी के बारे में जानकारी के लिए हमारे साथ एम्स रायपुर के डायरेक्टर डॉक्टर नितिन नागरकर जी हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, थैंक यू। सभी लोग जानना चाहते हैं कि रायपुर एम्स ऐसा क्या करता है कि यहाँ पर जो मरीज आते हैं वो जल्दी स्वस्थ होकर जा रहे हैं। आपके मेडिकेशन पर लोग बाग जानना चाहते हैं, आप किस तरह का उनको खाना वगैरह देते हैं, माने जो उनकी डाइट वगैरह है वो कैसी है, किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, ये जनरल, क्योंकि मुझसे बाहर के लोग भी पूछते हैं कि आपका एम्स इतना बढ़िया काम कर रहा है, क्यों, ऐसा क्या है उनके पास कि वहाँ पर मरीज जल्दी ठीक होके जा रहे हैं। जी धन्यवाद। जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पे हमारे पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में 36 कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स हमारे को मिले थे। अपनी जो VRDL लैब है इसके थ्रू ये डायग्नोस हुए थे
और इसमें से 24 पेशेंट्स ठीक होकर के डिस्चार्ज हो गए हैं। वो ठीक तभी माने जाते जब 2 लगातार नेगेटिव रिपोर्ट्स उनके इसी RT-PCR टेस्ट के आते, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। और खुशी की बात है कि इसमें से 24 में से 22 पेशेंट हमारे एम्स रायपुर से और 2 अन्य पेशेंट, एक बिलासपुर से और एक राजनांदगांव से उनका डिस्चार्ज हुआ। जी हाँ, बिल्कुल सही है कि अब हमारे पास 12 पेशेंट्स हैं जिनका इलाज हो रहा है। अगर हम अन्य राज्यों के बारे में अगर थोड़ा सोचें और तुलना करें, जैसे कि आज हमने अपने वेबिनार में भी इसके बारे में चर्चा की, तो बाकी कुछ जो राज्य हैं हमारे आसपास है, काफ़ी बड़े हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, इनकी आबादी भी ज़्यादा है, घनी आबादी है, उनके पास केसेस की संख्या हमसे डेफिनेटली ज़्यादा है। हमारे पास उनसे तो डेफिनेटली केसेस कम आए। बहुत अच्छा समन्वय बना हुआ है यहाँ पे हमारा स्टेट गवर्नमेंट के साथ। जैसे कोई केस आता है, डिटेक्ट होता है, तो उनके आसपास के केसेस के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है, वो तुरंत होती है। वो होने के बाद पेशेंट को हमारे पास तुरंत लेके आते हैं। और एक बात है कि हम अपना गुड लक कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट जो है वो यंगर एज ग्रुप के थे। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे पेशेंट्स तो तब डिटेक्ट हुए जब उनकी स्क्रीनिंग की गई, जैसे कोई विदेशों से आए, अभी है जैसे काटघोरा कोरबा में हुआ है। बहुत ज़्यादा सिम्टम्स इनमें नहीं थे, या तो बहुत माइल्ड सिम्टम्स थे या बहुत कम सिम्टम्स थे या बिल्कुल किसी में सिम्टम्स भी नहीं थे, तो पॉसिबली वायरल लोड कम था। और एक और बात जो हम लोगों ने, जो बाकी स्टडीज़ में भी हमने आज जो चर्चा की, उसमें खास करके अगर हम इटली के या स्पेन के या इवन अमेरिका की बात करें, यूके की बात करें, तो जो ज़्यादा प्रॉब्लम उनमें आया जिनकी उम्र ज़्यादा थी या और किसी बीमारियों से ग्रसित थे, चाहे वो डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, किडनी डिजीज़ हो, तो हमको ये खुशी है कि ये मरीज़ हमारे पास जो आए वो ज़्यादा करके फिट पेशेंट्स थे, तो इनका इलाज जल्दी हो गया। तो ये कहा जाए डॉक्टर साहब कि आप श्रेय नहीं लेना चाहते हैं और आप ये नहीं बताना चाहते कि एम्स किस तरह से काम कर रहा है। खैर, बिलासपुर में जो पेशेंट थे और जो दुर्ग में पेशेंट थे वो शायद रायपुर नहीं आए थे, तो उनको भी क्या आप लोगों ने यहाँ से कोई मार्गदर्शन दिया था? जी हाँ, बिल्कुल, हम लोगों ने उनका भी यहाँ से मार्गदर्शन किया और जो बिल्कुल टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा रेगुलरली हम उनसे इंटरेक्ट किए। और जैसे मैंने बोला कि संजीवनी तो हमारे खैर गुड लक ही था, संजीवनी पूरी दुनिया खोज रही है, शायद आने वाले टाइम पर दवाइयाँ मिल जाएंगी इनके लिए, जैसे और बाकी वायरल डिजीज़ के लिए मिले। इवन HIV एड्स के बारे में कहा जाता है कि कब दवाई मिलेगी, लेकिन उसके लिए अच्छी कारगर दवाइयाँ हैं। उसी तरह बहुत सारे ऐसे वायरल इन्फेक्शन, चाहे स्मॉल पॉक्स, पोलियो, मीजल्स, उनके लिए वैक्सीन अवेलेबल है। तो हमको भी वैक्सीन इसका जरूर कभी ना कभी मिलेगा, कुछ महीने ज़रूर लगेंगे लेकिन वैक्सीन मिलेगा। तब तक हमने, जैसे अभी डॉक्टर साहब आपको अभी बता रहे थे, सपोर्टिव ट्रीटमेंट, जैसे अगर किसी को फीवर है तो पैरास्टामोल दिया, एडिक्वेट फ्लूइड्स जो है, फ्लूइड इनटेक अच्छा बैलेंस रखना है उसका, अच्छा डाइट देना, जो कि एक हॉस्पिटल में हमारे बहुत अच्छा डाइट उनको उस पीरियड में दिया जाता है। फिर रेगुलरली उनकी जांचें होती है, ज़रूरत पड़ने पर छाती का एक्सरे भी करना पड़ता है। और जो 2 दवाइयों का जिक्र किया जो ICMR अप्रूव्ड मेडिकेशंस हैं वो ट्राई की गई हैं और शायद वायरल लोड घटाने में उसका रोल है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हो या फिर एजिथ्रोमाइसिन हो। लेकिन ये दवाइयाँ मेडिकल सुपरविजन के साथ ही देनी है, ये अभी भी इस तरह की दवाई नहीं जो कि ईजिली देनी चाहिए, जब तक डॉक्टरी मार्गदर्शन ना हो तब तक नहीं देनी है। और इसके साथ ही कार्डियक टॉक्सिसिटी भी खास करके हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की होती है, तो इनको संभल के ही देना है, लेकिन जिसमें ज़रूरत है तभी देना है। बहुत बड़ी बात आपने कही कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की जो दवाई है और एजिथ्रोमाइसिन जो है वो डॉक्टर की देखरेख में ही देना, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर डॉक्टर ही दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि जब ये दोनों दवाइयों के बारे में अखबारों में आना शुरू हुआ, मीडिया में आना शुरू हुआ, तो लोगों में इनको खरीदने की बड़ी होड़ भी शुरू हुई। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को अपना एक दिशा निर्देश भी जारी करना पड़ा कि इसको ऐसे ना खरीदें और ऐसे ना बिके। डॉक्टर साहब, ये छत्तीसगढ़ में जो केस आ रहे हैं, क्या ये केस उस स्तर के गंभीर केस नहीं है जैसे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश की बात करें, वहाँ इंदौर में जिस तरह के केसेस हैं, वहाँ पर डेथ रेशियो जो है, डेथ की जो संख्या है 47 तक पहुँच गई है और वहाँ पर जो मरीजों की संख्या है वो 900 के आसपास पहुँचने जा रही है। तो क्या लगता है आपको, यहाँ पे जो वायरस है वो उतना इफेक्टिव नहीं या कमज़ोर वायरस है यहाँ पर जो सक्रिय? ये तो वाकई एक स्टडी का कारण बनेगा कि ऐसा क्यों है। स्टडी तो होती रहेंगी, हम लोग के पास भी डेटा लगातार, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट जो इस पर काम कर रहे हैं उसका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। ये बात तो सही है कि
मॉर्टेलिटी कब देखी गई है, जैसे मैंने आपको बताया जिन भी जो और भी उनको कोमॉर्बिडिटीज़ जिसमें थी ऑलरेडी, जो और बीमारियां थी, और साथ में जब इनको हॉस्पिटल में ले जाते हैं और इनको बुखार जुकाम जो भी है वो सिम्टम्स जैसे नॉर्मल सिम्टम्स जो बाकी और किसी वायरल डिजीज, साथ में सांस लेने में तकलीफ, और बहुत जल्दी अगर ये प्रोग्रेस कर जाता है कुछ केसेस में, देखिए आमतौर पे 80 से 85% पेशेंट को हो सकता है माइल्ड मॉडरेट सिम्टम्स ही रहें, लेकिन करीबन 10% पेशेंट को सीवियर केसेस में गिने जाएंगे और लगभग 5% ऐसे आएंगे जो काफ़ी क्रिटिकल हो जाएंगे, तो उनको आईसीयू की वेंटिलेटरी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। एक कंडीशन कहते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ARDS, ये पाए जाने के बाद इसमें फिर मोर्टेलिटी रेट्स ज़्यादा है। उसी तरह इटली में पाया गया कि जिनकी उम्र 80 से ज़्यादा थी, जिनको ARDS हो गया, इनमें फिर मृत्यु दर ज़्यादा थी, 10%, 15%, 20% भी। हम बहुत लकी रहे कि हमको इस टाइप के पेशेंट्स नहीं मिले, मगर ऐसे पेशेंट कभी भी हमारे यहाँ पे भी आ सकते हैं। हमने उसकी तैयारी व्यवस्था पहले से करके रखी है, आइसोलेशन के बेड्स, आईसीयू के बेड्स और वेंटिलेटरी सपोर्ट की जब ज़रूरत पड़े उसकी तैयारी व्यवस्था पहले से ही तैयार करके रखी गई है। जो रायपुर एम्स है, ये जो दिल्ली एम्स है, उसके साथ और ICMR के साथ कोऑर्डिनेशन में काम कर रहा है कि आपने अपना इंडिपेंडेंट कोई सिस्टम भी डेवलप कर लिया है दवाओं का और डाइट्स का? बिल्कुल सही बात है कि हम लोग बिल्कुल मिलकर काम करते हैं। गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आती हैं, जो कि इवन अदरवाइज शेयर की जाती है इंडिया भर, स्टेट गवर्नमेंट भी हम उनके साथ काम करते हैं। और वहाँ पे भी एम्स में झज्जर कैंपस में काफ़ी पेशेंट्स उनके पास भी एडमिटेड है। रेगुलरली डेटा शेयरिंग होता है, रेगुलरली ICMR अपनी गाइडलाइंस दे रहे हैं। आप जैसे जानते हैं कि एक नया इन्फेक्शन है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा पहले किसी भी देश को पता नहीं था। अभी दिसंबर जनवरी से ही मेनली केसेस आने लग गए थे और पिछले 2 महीने में ही पूरी दुनिया में संख्या मरीजों की बढ़ी है। तो उस हिसाब से जो भी गाइडलाइंस ICMR देती हैं वो जनरली पूरी कंट्री फॉलो करती है, क्योंकि एक स्टैंडर्डाइज्ड गाइडलाइन है और मेरे ख्याल से वो सही है कि हमको भी वही फॉलो करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप तो वैसे पेशेंट से डील करते हैं, लेकिन जो हमारा आम दर्शक है, छत्तीसगढ़ की जो 2.5 करोड़ जनता है, उस तक हमारा चैनल पहुंचता है, तो हम चाहेंगे कि लोगों को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए एक शॉर्ट में, जो क्योंकि लोगों का निकलना शुरू हो गया है। 20 तारीख के बाद तो थोड़ा बहुत निकलना और शुरू होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ग्रीन जोन में ज़्यादा ज़िले हैं, रेड जोन में सिर्फ कोरबा है, तो बाकी ज़िलों में तो मूवमेंट होगा। तो लोग किस तरह का ध्यान रखें? जो एक फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है वो उतना स्ट्रिक्टली फॉलो होती दिखती नहीं है कहीं पर भी, लोग उसको बहुत हल्के में लेते हैं। इसके अलावा और किन चीज़ों का लोगों को ध्यान रखना चाहिए? आपने बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा कि आगे जब लॉकडाउन था वो एक बहुत इम्पोर्टेंट ज़रिया था पेशेंट का ट्रांसमिशन, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट पे या पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट हो करके ट्रांसमिशन होना। ये एक ऐसा वायरस है जो बहुत हाईली कॉन्टेजियस हम इसको कहते हैं, तो एक से दूसरे में बहुत जल्दी फैलता है। इसको रोकने के लिए ये लॉकडाउन बहुत ज़रूरी था। पब्लिक मूवमेंट कम हुई, पब्लिक गैदरिंग्स नहीं हुई, या इवन जो ट्रेन का प्लेन का मूवमेंट कम होने से काफ़ी मूवमेंट कम हुई, रेस्ट्रिक्टेड होने से आप जो आज संख्या देख रहे हैं उसके कहीं ज़्यादा होती अगर ये लॉकडाउन नहीं होता। बिल्कुल सही है कि वक्त आने के बाद लॉकडाउन धीरे धीरे खुलेगा ही, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात कही जाती है वो बहुत ज़रूरी है। अगर हम 1 मीटर 3 फीट का या उससे भी अधिक का डिस्टेंस रखें, क्योंकि मान लीजिए अगर किसी पेशेंट को जुकाम है, खांसी है, वो मास्क लगाना सबको अनिवार्य कर दे, ये भी एक अच्छी बात है, स्पेशली जो बाहर जा रहे हैं। पहले था कि जो मरीज़ हैं वो लगाए, लेकिन अब है कि सभी लगाए, कम से कम आपका स्कोप किसी और से इन्फेक्शन लेने का घट रहा है। लेकिन जिसको सर्दी जुकाम खांसी वो तो खैर ज़रूर मास्क लगाएं, क्योंकि उससे फिर दूसरे को नहीं फैलेगा। डिस्टेंस रखने से ये कि जो ड्रॉपलेट जिसको जो इमीडिएट कॉन्टैक्ट में जिसको आना था उसको डेफिनेटली वो इन्फेक्शन कम फैलेगा। तो आगे भी जब भी हमारी चाहे मूवमेंट पब्लिक में मार्केट में चालू हो जाए, आज नहीं तो कल चालू होगी, तो ये सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल ज़रूरत इसकी पड़ेगी। जो बार बार कहा जाता है कि अपना हमेशा पर्सनल हाइजीन अच्छा रखें, खांसी आने के बाद जो कफ एटिकेट कोनी में जो खांसी करना या हैंडकरचीफ यूज़ करना, ये टिश्यू पेपर यूज़ करके प्रॉपरली उसको डिस्पोज करना, ये सब चीज़ें आगे भी काम में आएंगी और आगे शायद ज़्यादा काम में आएंगी जब पब्लिक मूवमेंट चालू हो जाएगी। डॉक्टर साहब, उदाहरण के तौर पर लिया जाए कि कोई व्यक्ति है जिसके शरीर में कोई सिम्टम नहीं दिख रहा है, सामने से दिखने में समझ में नहीं आ रहा कि ये कोरोना का पेशेंट हो सकता है और वो कैरियर है,
और कोई व्यक्ति यदि मास्क लगाया हुआ है और वो एक निश्चित दूरी पर है, मान लीजिए वो 4 फीट या 5 फीट दूर है उससे, तो उसमें कितनी संभावना ट्रांसफ़र होने की कितनी संभावना है? फिर तो काफ़ी कम है, क्योंकि ये ज़्यादा करके जो एक बड़े ड्रॉपलेट होते हैं वो हो करके होता है। तो अभी तक तो यही कहते हैं कि चाहे एयर में बहुत ज़्यादा ये ड्रॉपलेट होना नहीं चाहिए। लेकिन एक और भी चीज़ है, अगर मान लीजिए कोई ग्लास को छूता है, टेबल को छूता है या कोई मोबाइल छूता है और वो नेक्स्ट पर्सन आके उसको टच करता है, तो उसमें ज़रूर वायरस कभी कभार पाया गया है। उसको हम फोमाइट्स कहते हैं। तो जैसे डोर हैंडल्स, डोर नॉब्स, कॉमन चीज़ें हैं, मोबाइल फ़ोन है, जो मल्टीपल चीज़ें, पेन है, या फिर जो कोई ऐसे आइटम किसी एक ने छुआ और फिर दूसरे ने छुआ, तो वो भी एक कॉन्टैक्ट का ट्रांसमिशन बनता है। सो अपार्ट फ्रॉम फिजिकल डिस्टेंस, इसका भी ध्यान रखना है हमको। उसका कितना प्रतिशत है डॉक्टर साहब? वैसे अभी तो कहना ये मुश्किल है, तो बताएगा, स्टडीज़ बताएंगे, लेकिन काफ़ी हद तक ये दोनों ही मेन कॉजेज़ हैं एक से दूसरे को ट्रांसमिशन होने के। बल्क जो केसेस हैं वो इसी के कारण हैं। अभी भी बाकी जो रूट्स है, चाहे फीकल ओरल रूट है या मदर से चाइल्ड को जाने वाला जो रूट है, वो कम है। ज़्यादा करके या तो इमीडिएट क्लोज कॉन्टैक्ट्स या फोमाइट्स, जिसको जो आइटम्स में बोला, छूने के बाद के वजह से हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, लोगों के मन में एक शंका ये भी है कि इसकी वैक्सीन कब तक आएगी और इसकी दवाइयाँ कैसी होंगी, और एक और चीज़ कि ये जो वायरस है ये कब तक एग्जिस्ट करेगा। ये तो बोला गया है कि ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा, जैसे बाकी बीमारियाँ आ गई तो ये भी हमारे जीवन में एक बीमारी के रूप में आ जाएगा। लेकिन जो फैलाव है, जिस तरह का अभी फैलाव हम देख रहे हैं, वो फैलाव कब तक थमेगा, एक अंदाज? बिल्कुल सही बात है कि ये इतना रैपिडली फैला। अगर हम बात करें लेट दिसंबर में, मान लीजिए वुहान चाइना में चालू हुआ, वहाँ से आसपास के फिर थाईलैंड में दूसरा केस आया, जो दूसरे देशों की बात करें, देखते देखते बाकी जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस वहाँ से आने लगा, यूरोप से, फाइनली अमेरिका से बहुत सारे अब लार्जेस्ट नंबर केसेस हैं वहाँ पे। ये तो शायद इसलिए है क्योंकि इतना सारा इंटरनेशनल ट्रैवल भी हो जाता है, लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट एक ही दिन के अंदर चले जाते हैं। तो हाईली कॉन्टेजियस वायरस होने की वजह से ये जल्दी फैला और बहुत सारे देशों को इसने इन्वॉल्व करके ये पैंडेमिक बना। कुछ ही टाइम में, क्योंकि बहुत जल्दी है सब जगह स्प्रेड हो गया था, तो वैक्सीन देखिए बनने में या दवाइयाँ बनने में, टेस्ट होने में, कुछ एनिमल टेस्टिंग होती है, कुछ मॉडल्स के ऊपर टेस्टिंग होती है कंप्यूटराइज्ड, फिर फाइनली इसके अप्रूवल्स, ऑफिशियली अप्रूवल्स आते हैं, उसके बाद ही कहीं जा करके वेरियस गवर्नमेंट्स के अपने ऑर्गेनाइजेशंस होते, चाहे FDA हो या अपना DCGI है अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, ये जब तक अप्रूवल्स नहीं देते ये दवाइयाँ मार्केट में नहीं आती या चालू नहीं हो पाती। तो इसमें कुछ महीनों का समय ज़रूर लगता है। इससे पहले वायरस काफ़ी फैल गया था, ये बात तो सही है। लेकिन आने वाले टाइम में इसके लिए भी, जिस तरह मैं HIV का या इवन स्मॉल पॉक्स या पोलियो का जिक्र कर रहा था, या चाहे एंटीवायरल दवाइयाँ आएंगी या फिर इसके लिए वैक्सीन ज़रूर बनेगा, उसको वक्त लगता है, कुछ महीने ज़रूर लगेंगे। रही बात कितना टाइम अभी और ये स्प्रेड करेगा, ये वक्त ज़रूर बताएगा। ग्रेजुअली हर एक वायरस का एक साइकिल होता है। अगर हम 1918 में जो स्पेनिश फ्लू पैंडेमिक कहते हैं, वो अगर देखें तो उसने भी पूरी दुनिया को इन्वॉल्व किया, चपेट में आ गए थे, और उसमें ज़्यादा मौतें हुई बनिस्बत की World War I के। लेकिन कुछ महीनों के बाद, एक आध साल के बाद धीरे धीरे वो थम गया। वो भी, इसका भी यही होगा। ये वायरस जैसे आप कहते हैं एनवायरनमेंट में आ जाता है, वो एक वायरस का साइकिल है। कुछ सालों बाद, कुछ दशकों बाद एक और वायरस भी फाइनली एनवायरनमेंट में एंटर करता है। एक और नॉट शब्द का इस्तेमाल हो रहा है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग से और नॉट को हम तोड़ते हैं तो फिर उससे ये वायरस फैलता नहीं है। देखिए, बेसिकली फिजिकल डिस्टेंसिंग एक ये है उसकी साइकिल ऑफ ट्रांसमिशन ब्रेक करने के लिए। डेफिनेटली साइकिल ऑफ ट्रांसमिशन ब्रेक करने के लिए फिजिकल कांटेक्ट को रोकना सबसे ज़रूरी है, और ये साइकिल रुकता है क्योंकि जितने लोग क्लोज कांटेक्ट में आएंगे उतनी ही संख्या ज़्यादा। ये देखा गया है कि अगर एक पॉजिटिव पेशेंट है तो वो 2.5 पेशेंट्स को, ये संख्या को, पेशेंट्स को फैला सकता है। अगर हम डिस्टेंस को ब्रेक करें, जैसे 3 फुट या ज़्यादा 6 फुट का डिस्टेंस रखें, तो ये फिगर 1 से कम आ जाएगी और ये साइकिल ब्रेक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, एक बात और है, लोगों का कहना है कि जो लोग ठीक भी हो जाते हैं वो, उनसे भी इसको फैलने का खतरा है। बिल्कुल ठीक है। ऐसा है कि ये एक बीमारी में एक चीज़ पाई गई, वो है एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स जिनमें वायरस था।
चाइना में भी ये देखा गया, अन्य राष्ट्रों में भी देखा गया, हमने खुद छत्तीसगढ़ में देखा। जब स्क्रीनिंग के द्वारा जब पेशेंट्स को डिटेक्ट किया गया तब उनको सिम्टम्स बहुत कम थे और वो जल्दी भी ठीक हो गए, मगर उनमें वायरस था, उसमें डिटेक्ट हुआ और ये वायरस वो दूसरों को भी दे सकते हैं। दिक्कत तो ये है इस वायरस की। मान लीजिए कोई एक रिलेटिवली यंगर पेशेंट है, माइल्ड सिम्टम्स है, फिट पेशेंट है, लेकिन वो और किसी ओल्डर पेशेंट को ये दे सकता है, जिससे फिर बीमारी बढ़ सकती है। अब ये वायरस कुछ दिन तक बॉडी में ज़रूर रहता है, यूजुअली 2 हफ्ते के बाद ख़त्म हो जाता है, लेकिन कुछ स्टडीज़ ने ये बताया कि वो जैसे गट के रास्ते से, हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहते हैं, उसके रास्ते से भी कुछ हफ्ते तक शेडिंग उसमें पाई गई थी। ये जो इसका फैलाव का जो समय है, जिसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, वो कितने दिन का है? जैसे 14 डेज़ का पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला, फिर 28 डेज़ किया, तो छत्तीसगढ़ में एक 45 डेज़ का भी केस आया। कितना मैक्सिमम इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है? जी हाँ, तो इंक्यूबेशन पीरियड वो होता है जैसे अब वायरस का एक्सपोजर हो गया, वायरस बॉडी में एंटर किया और उसके बाद वो सिम्टम्स कब दे रहा है। तो यूजुअली ये देखा गया कि 2 दिन से लेकर 14 दिन तक था, लेकिन वही है कि वो मेडिकल साइंस एग्जैक्टली मैथमेटिकल नहीं होता, कभी कभी किसी पेशेंट में आगे पीछे भी हो सकता है। तो किसी राष्ट्रों ने उनको 28 डेज डबल ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड भी एक सेफ टाइम लेकर के रखा हुआ था। लेकिन इंक्यूबेशन पीरियड एग्जैक्टली फिक्स टाइम नहीं भी हो सकता है किसी केस में, बट यूजुअली जो देखा जाता है इट इज़ फ्रॉम 2 to 14 डेज। यूजुअली 4th डे या 5th डे से सिम्टम आते हैं और 2 हफ्ते तक लास्ट करते हैं, लेकिन अगर सेफ रहना है तो उसके डबल ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड रख लेते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आपने जानकारी दी है, आपने जो सुझाव दिए हैं, लोग उनका पालन करेंगे ताकि छत्तीसगढ़ में इस वायरस का फैलाव कम से कम हो सके। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।